हाय एवरीवन। आज हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी की वैकेंसीज, उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एग्जाम कब तक हो सकता है, अगर आप एलिजिबल उसमें है या नहीं, अगर हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब इसके सेशन में आपको मिलने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में। तो अगर आप यूपीएससी, ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर करना चाहते थे तो ये सेशन आपके लिए है। कुछ नए स्टूडेंट्स जिसको इसके बारे में, एपीएफसी के बारे में पता ही नहीं है, इस पोस्ट के बारे में पता ही नहीं है और वो मे बी इस सेशन के बाद डिसाइड करने वाले हैं, तो भी आप ये सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो भी आप ये सेशन जरूर देखिएगा, यानी आरबीआई, नाबार्ड, सेबी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो इसका भी एग्जाम आप जरूर दीजिएगा और आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी की वैकेंसीज की। सबसे पहले बता दूं कि ईपीएफओ हर बार जो है दो वैकेंसीज लेकर आता है, एक एपीएफसी की और एओईओ की। इस बार जो है एओईओ की भी वैकेंसी के लिए रिक्वेजिशन सेंड किया गया था, लेकिन वो विड्रॉ कर लिया गया है। तो हमें इस बार बस ये उम्मीद है कि इस बार एपीएफसी की वैकेंसी आएंगी। कब तक आएंगी, कितनी आएंगी, सारी कैटेगरीज के लिए आएंगी, क्या एलिजिबिलिटी है, ये हम समझते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम के लिए या फिर अगर किसी और बैंकिंग या रेगुलेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपको मिल जाए। इस बार यूपीएससी के हिसाब से, ईपीएफओ के हिसाब से जो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर आ सकती हैं वो 80 वैकेंसीज हैं। ठीक है, पिछली बार से थोड़ी ज्यादा है, तो 80 वैकेंसीज के लिए इस बार का कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, ग्रुप ए की हमारी जो है वैकेंसी है, बहुत ही ऑफिसर लेवल की जो है हमारी जॉब है, राइट। सो ये एक सोसाइटी में भी एक बहुत अच्छा दर्जा आपको, बहुत अच्छा ओहदा आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, कमिश्नर की पोस्ट है। काफी इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते हो कि बहुत ही रुतबे वाली आपकी ये जो है पोस्ट है। ये आप ये कह सकते हो कि एक सीनियर सुपरवाइजरी रोल पे आप होते हैं ईपीएफओ में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। डायरेक्टली आप जो है ओवरसाइट करते हो और एडमिनिस्टर करते हो ईपीएफ को और जो हमारा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है इसको। सो डायरेक्टली जो है आप यहाँ पर इनको जो है यहाँ पर ओवरसाइट करने का आपका काम होता है। क्या क्या काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एपीएफसी की? कंप्लायंस का काम होता है कि जो भी अगर कोई गाइडलाइन है उसको कंप्लाई करवाया जाए, वो एपीएफसी देखते हैं। हाई लेवल इंस्पेक्शंस वगैरह, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल अकाउंट का जो भी ओवरसाइट वगैरह है वो करना एपीएफसी का काम होता है। कोई डिस्प्यूट अगर हो जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, तो वहां पर एपीएफसी का रोल होता है। लीडरशिप में होता है, ऑडिट में होता है और एडवाइजरी में होता है। तो ये सारे हमारे जो है ऑपरेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एपीएफसी ऑफिसर अगर आप लग जाते हैं तो। नाउ लेट अस मूव अहेड कि अब बात कर लेते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे कि क्या रेम्यूनरेशन होता है। पहले आप ये देख लीजिए कि हमारा जो है एपीएफसी से हम लगते हैं और उसके बाद हम रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 1, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, फिर उसके 4 साल और एक्स्ट्रा एडिशनल सेंट्रल पीएससी हेडक्वार्टर्स और फिर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इस तरीके से आपका जो है प्रमोशन होता है इतने इतने साल में। अभी तक ये है, अगर कोई चेंज हो जाता है तो वो हम कवर कर लेंगे। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, दो एलिजिबिलिटी होती है, एक एज वाली, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली। एज यहां पर मिनिमम एज कुछ नहीं है, मैक्सिमम एज सिर्फ हमेशा दी हुई होती है, वो है 35 साल। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो वही जो नॉर्मल 5-5 साल का जो हर एक एग्जाम में हमें रिलैक्सेशन मिलती है, वो रिलैक्सेशन आपको मिलती है। बट आई एम अज्यूमिंग कि मेजरली जो है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो 35 साल को एक बेंचमार्क मान के चलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये एक पॉइंट बड़ा जरूरी है कि ये 35 साल हम कब से कैलकुलेट करेंगे। 35 साल कैलकुलेट किए जाते हैं, इट इज कैलकुलेटेड प्रिसाइजली एज द एप्लीकेशन डेडलाइन का डेट। यानी जनरली सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि जिस महीने में एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, मान लीजिए अगस्त में किसी का एप्लीकेशन फॉर्म निकला है, मान लो 15 अगस्त का कोई भी एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म निकला है, तो उसकी जो एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 1 अगस्त होता है जनरली, यानी महीने की शुरुआत। ईपीएफओ में ऐसा नहीं होता है। ईपीएफओ में ये है कि कभी भी आपका फॉर्म निकला है, मान लीजिए आज आपका फॉर्म निकला है, 1 या 2 तारीख को अगस्त में आपका फॉर्म निकला है, और लेट्स से ये जो है 20 अगस्त तक भरा जाना है, तो आपकी जो बेंचमार्क डेट है वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से आप जो है काउंट करेंगे कि आप 35 साल
कि लाइक इफ यू आर विद इन 35 ईयर्स और या आप 35 साल के ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। सो जो डेड लाइन है एप्लीकेशन फॉर्म की, उसको हमारा लास्ट डेट माना जाता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा? हम इनिशियली जुलाई एंड तक भी कहीं ना कहीं थोड़ा उम्मीद कर रहे थे, अब क्योंकि अगस्त शुरू हो गया है तो अगस्त में अब हम उम्मीद कर रहे हैं अगस्त में किसी भी टाइम हमारी ये नोटिफिकेशन आ सकती है। और जब नोटिफिकेशन आएगी उसकी जो भी डेडलाइन रहेगी वो आपकी बेंचमार्क डेट होगी, जिससे आपको अपना एज वाली एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर कोई रिजर्वेशन है तो फिर वो जो भी एक्सटेंशन आपको मिलते हैं, रिजर्वेशन जो आपको मिलती है वो आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दिस इज वेरी वेरी इजी। अगर आप बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है किसी भी डिसिप्लिन में, वेरी इजी, कोई भी, मतलब इसीलिए दिस मेक्स ईच वन ऑफ यू एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। यहां पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, कोई ऐसी मास्टर्स या कोई हाईफाई डिग्री नहीं मांगी है, ग्रेजुएशन तो सब नहीं करी है, आपका बेसिक क्वालिफिकेशन है। ग्रेजुएशन के बिना तो आप कोई एग्जाम ही नहीं दे सकते हो कोई ठीक ठाक लेवल का, राइट। सो ग्रेजुएशन, नॉर्मल बैचलर्स डिग्री, नॉर्मल ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से हैं आप, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। रही बात डिजायरेबल की, डिजायरेबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ना भी हो तो भी चलेगा, असेंशियल क्वालिफिकेशन ही सिर्फ आप देखें। वेल डिजायरेबल यहां पर डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब है, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नाउ ओके, सो यहां पर जो है लाइक ऐसा कुछ लिमिट वगैरह नहीं होता है एग्जाम्स वगैरह में, एज सच तो नोटिफिकेशन में नहीं होता है। अगर इस बार नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम इसको कवर भी कर लेंगे। चलिए, पर नोटिफिकेशन आएगा कब, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ऑल राइट, सो हम अगेन उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, 10 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद, या तब तक जो है नोटिफिकेशन हमारा आ सकता है। अगर तब नोटिफिकेशन आता है तो हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है? हमारे एग्जाम या तो दिसंबर में हो सकता है, और देखो 2027 में भी जा सकता है आपका पेपर, जनवरी में 2027 में भी जा सकता है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिसंबर 2026 में हो जाए, अदरवाइज जनवरी 2027 में हमारा पेपर होगा, ठीक है। सो दिस इज द टाइमलाइन कि अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा और दिसंबर के आसपास पेपर हो जाएगा। तो मैम अभी तो दिसंबर में अगर पेपर होना है या जनवरी 2027 में होना है तो बहुत टाइम है। बहुत टाइम नहीं है, क्योंकि ये बैंकिंग एग्जाम की तरह इसमें 4 सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं कि क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए कर लिया आपने, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, इंक्लूडिंग यूपीएससी वाले एग्जाम्स, इंक्लूडिंग बैंकिंग वाले एग्जाम्स, इंक्लूडिंग ऑडिटिंग वाले, बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं, जो मैं आपके आगे आपको बताऊंगी, जिसके लिए 4 से 6 महीने का टाइम मिनिमम चाहिए। बैंकिंग में आप 3 महीना पढ़ लोगे, 2 महीना भी पढ़ लोगे तो भी आप क्रैक कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा कवरेज ज्यादा होता है, सिलेबस ज्यादा होता है, दैट्स द ओनली कैच, ठीक है। चलिए, फिर आपका अच्छा पैटर्न क्या होता है? यहां पर एक रिटन एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू होता है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू है, नहीं, आपका एक ही रिटन होगा और उसके बाद सीधा इंटरव्यू होता है, जिसको हम फेज 2 बोलते हैं। तो फेज 1 और फेज 2 होता है, राइट। आगे थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हम समझेंगे। एग्जाम जो हमारा प्रीलिम्स होगा, जो हम दिसंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे होता है? 2 घंटे का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और ये ऑफलाइन पेपर होता है। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का ऑफलाइन होता है, यहाँ पर भी ऑफलाइन पेपर होता है, ठीक है। पेन पेपर से हिंदी इंग्लिश में आपके पास क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे में आपको करना होगा। 120 क्वेश्चन आपके पास होंगे और 300 नंबर के होंगे। 2.5 नंबर का एक आपका जो है होने वाला है करेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है, यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और एमसीक्यूज होते हैं, जो भी फैक्चुअल भी होते हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। यूपीएससी जितना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन एकदम जो आप बैंक की जो तैयारी करते हो उतना आसान भी नहीं होता है, तो उससे बेटर लेवल होता है, यूपीएससी से हल्का लेवल होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात कर रही हूँ, उससे तो काफी हल्का होता है। उसके कंपैरिजन में तो हालांकि इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज बहुत वेग सा ही आ गया था, इस बार तो कुछ समझ ही नहीं आया था, क्वेश्चंस ही नहीं समझ आ रहे थे, बट खैर एनीवेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूपीएससी इस एग्जाम के साथ इस बार ऐसा ना करे। चलिए, अब जब हम फेज 1 क्लियर कर लेते हैं तो हम बैठते हैं फेज 2 में, यानी हमें इंटरव्यू की कॉल आती है।
इंटरव्यू और जो ये रिटन एग्जामिनेशन है इसका 75:25 का रेशियो होता है। यानी जो आपका फेज 1 जिसको रिक्रूटमेंट टेस्ट बोलते हैं, आरटी बोलते हैं, तो जो आपके फेज 1 के नंबर आएंगे वो 75% काउंट करे जाएंगे और जो इंटरव्यू है वो 25% काउंट किया जाएगा। एक और कैच है यहाँ पर, ये 25% को तो काउंट किया जाएगा लेकिन आपको मिनिमम नंबर भी लेने होते हैं इंटरव्यू में, ठीक है, विच इज अगर आप अनरिजर्व से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो 100 में से आपको 50 नंबर लाने पड़ेंगे। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है तो 50 नंबर यहां पर लाने पड़ेंगे। ओबीसी से हैं तो मिनिमम 45 लाने पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 25% तो काउंट होगा लेकिन आपको मिनिमम ये थ्रेशोल्ड क्लियर करना पड़ेगा तभी आप, मतलब मान लीजिए कि अगर आपका यहां पर 44 मार्क्स आ गए तो आप आउट ऑफ द लिस्ट है। 45 मिनिमम आपको लेके आना है और SC ST PWD के लिए 40 मार्क्स आपको लेकर आना है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज द रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, 2 फेजेस में 75:25 और मिनिमम थ्रेशोल्ड आपका ये है जो आपको इंटरव्यू में स्कोर करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 75 में से 75% क्योंकि हाई वेटेज कैरी करता है तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया और मिनिमम नंबर आप इंटरव्यू में ले आए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। इंटरव्यू की आपको ज्यादा स्ट्रेस तब नहीं रहेगी जब आप यहां पर अच्छे नंबर ले आएंगे और यहां पर सिर्फ मिनिमम जितने नंबर मांगे हुए हैं वो आप ले आएंगे। हालांकि यहां पर मिनिमम भी बहुत मिनिमम नहीं है, 100 में से 50 है, इट्स लाइक 50%, राइट, बट ये आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स। यहां पर बैंकिंग वाले भी कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स आप बोल लीजिए, ठीक है। सो करंट अफेयर्स यहां पर आता है। उसके अलावा आपका जो है इंग्लिश आता है, करंट अफेयर्स आते हैं, ये आपके बैंकिंग में होते हैं, राइट। उसके अलावा क्या हम सिमिलर पा सकते हैं यहाँ पर, नॉर्मल जो मैथ्स और रीजनिंग होती है वो भी इसमें आती है, बहुत बेसिक लेवल की आती है, बहुत एकदम RBI ग्रेड बी लेवल की नहीं, बहुत बेसिक लेवल की आती है। जनरली ऐसे कहते हैं कि 10वीं तक का अगर आपने अच्छे से करा हुआ है तो आप एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 तो हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। बाकी ये जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी हमारे बहुत सारे बैंकिंग में आता है। तो 1 2 3 4 और इनफैक्ट 5 इंडियन इकोनॉमी भी तो पढ़ते हैं ना बैंकिंग एग्जाम में, इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इकोनॉमी का स्टैटिक पढ़ते हैं। तो मैं इसको भी काउंट कर लूं क्या? तो 1 2 3 4 5 हमारे पास ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम बैंकिंग के लिए पढ़ते हैं। अब जो अलग है वो कौन कौन से हैं? इसमें आपका इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट पूछा जाता है, यानी हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री में हमें एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमारे जो लास्ट के जो कुछ चैप्टर्स हैं या जो फ्रीडम स्ट्रगल है वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। क्वेश्चन बेसिक आते हैं, बहुत यूपीएससी के लेवल के नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन मेजरली पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 3 हम कर चुके हैं। Now these are the new subjects: industrial relation, labor laws, social security in India, principle of accountancy, auditing and insurance। ये आपके नए सब्जेक्ट्स हैं जो शायद आपने कभी ना पढ़े होंगे, तो ये आपको प्रिपेयर करने होंगे। लेट्स सी, अगर आप डिसाइड करते हो कि हाँ ये बहुत अच्छी जॉब है, यू हैव टू गिव दिस एग्जाम, तो आप क्या करें? अगर आप अभी किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, अभी आपके पास फ्री टाइम है या आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, तो ये जो नए नए सब्जेक्ट्स है ना, इनको पहले पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं ये तो आप एनीवेज किसी भी एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं या करने वाले हैं उसमें आप कर लेंगे, लेकिन इन जो एकदम न्यू सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उनको तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको कर लेना और जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनका रिविजन कर लेना। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इसके लिए मिनिमम अगर अगस्त में आ जाता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने तो हमें मिनिमम लगने वाले हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आपकी स्पीड कम है तो हो सकता है आपको और ज्यादा समय लग जाए। तो परफेक्ट टाइम है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग, सो दिस इज द टाइम दैट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एपीएफसी के लिए प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए आगे और यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। ये हमारी upsconline.nic.in की वेबसाइट है, यहाँ पर ही सारी डिटेल्स आएंगी तो हम चैनल पे कवर करवा देंगे। आपको ये रेगुलरली अभी तो विजिट करने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलिंग का आएगा, सब कुछ हम यहाँ पर कवर करवा देंगे, वो कोई इशू नहीं है। और कैसे कैसे फॉर्म भरना है वो सारी चीजें इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। सो मेक श्योर यू काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है जी। सो ये था हमारा पूरा जो है ब्लूप्रिंट, ये थी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट ईपीएफओ एपीएफसी, राइट।
अब मैं आपको क्विकली बता दूं, अडर 24/7 का एप्लीकेशन लिंक नीचे दिया हुआ है, फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको जो भी सब्जेक्ट वाइज क्विजेस हैं, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, नोट्स, आर्टिकल, करंट अफेयर्स, उनके क्वेश्चंस, सब कुछ आपको ऐप पर मिलता है। वन मोर थिंग, अडर 24/7 आप सभी के लिए लेकर आया है एक बहुत ही बढ़िया ऑफर। अगर आप इस टाइम पे किसी भी महापैक में एनरोल करते हैं तो आपको 80% डिस्काउंट और ट्रिपल वैलिडिटी मिलता है। यूपीएससी का कोर्स महापैक में नहीं आता है, वो आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। लेट मी टेल यू हाउ। ठीक है, अच्छा, इसके लिए भी आप जो है, इसके लिए इस ऑफर के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस ऑफर के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस ऑफर के लिए आप जो है यहाँ पर एक कोड यूज कर सकते हैं विच इज Y674। मैं आपको आगे भी बता देती हूँ। ठीक है, सो हमें क्या करना है, क्या ईपीएफओ का कोई कोर्स है, एपीएफसी का कोई कोर्स है जो हमें करना है, बिल्कुल, या जहां से आप हेल्प ले सकते हैं, एप्लीकेशन पे गए, एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, एंड हमें जाना है रेगुलेटरी बॉडीज पे। रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स पे जाएंगे तो हमें जो है यहाँ पर ईपीएफओ, आई मीन यूपीएससी ईपीएफओ दिखेगा, यहाँ पर आप जाएंगे, राइट। हाँ जी, सो ये हमारा जो है बैच है, टारगेट बैच, जो कि आप यहाँ से जो है इसमें जो है एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने का बहुत ही आसान जो है तरीका है, ये एक फ्री पैकेज है, इसके थ्रू भी आप जो है ट्रायल ले सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे आप जो है यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y674। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कोई डाउट रह गया हो या कोई और आपका पर्सनल क्वेरी हो जो आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।